हालांकि स्थिति को मोड़ने का काम पायलट स्क्वाड्रन का था, जिसके सदस्यों को विंग कमांडर गिब्सन ने शाम 4 बजे ब्रीडिंग रूम में हमले की योजना समझाई। अब स्क्वाड्रन है 147 की बजाय 133 सदस्य थे। 14 सदस्य बीमार पड़ गए थे, इसलिए लैंकेस्टर की संख्या अब 21 की बजाय 19 हो गई थी। गिब्सन ने स्क्वाड्रन संख्या 917 को 3 स्क्वाड्रनों में विभाजित किया। पहले स्क्वाड्रन में 9 लैंकेस्टर थे, जिन्हें 3-3 के समूहों में विभाजित किया गया था। एक स्क्वाड्रन का नेतृत्व स्वयं गिब्सन कर रहे थे, दूसरे का स्क्वाड्रन लीडर डिंगी पैंग और तीसरे का कमांडर हेनरी मैंड्सले। ग्रुप नंबर 3 में 5 विमान शामिल थे, जिनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जो मकार्थी नामक एक वरिष्ठ पायलट कर रहे थे। अब सभी द डैम बस्टर्स के प्रभावशाली बैनर के नीचे थे। डैम बस्टर्स का मतलब था बांध तोड़ने वाले। रात के 9 बज रहे थे। ग्रुप नंबर 2 के 5 लैंकेस्टर विमान स्कैम्पटन एयरबेस के रनवे के अंत में 3-3 की कतारों में खड़े थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो मकार्थी उनके टीम लीडर थे। आगे की पंक्ति में खड़े 2 विमानों में से एक उनका था। अब रोमांचकारी और रहस्यमयी रोमांच शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। हर मिनट एक युग जितना लंबा था। मकार्थी ने विंग कमांडर गे गिब्सन के विमान की लाल बत्ती देखी, जो टर्मिनल के पास खड़ी थी। आखिरकार 9:10 पर लाल हो गई और अपने सहयोगियों को रेडियो पर कहलवाया, उड़ान भरो। इंजनों की गर्जना के साथ सभी 5 लैंकेस्टर ने उड़ान भरी। भारी भार के कारण बड़ी कठिनाई से गति प्राप्त की और लगभग पूरे रनवे को कवर किया। वे रनवे के अंत से पहले हवा में थे। इस समूह को उत्तर की ओर लंबा रास्ता लेना था, इसलिए इसने अपनी यात्रा जल्दी शुरू कर दी थी। 19 बम वर्षकों के लिए एक ही मार्ग का पालन करने के बजाय एक अलग दिशा लेना आवश्यक था। उत्तरी सागर को पार करने के बाद वे यूरोप के तट पर पहुंचते, जहां दुश्मन के रडार बड़े पैमाने पर हमले का पता नहीं लगा पाते। इसलिए यूरोप के तटीय एंट्री गेट्स तीनों समूहों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए थे। 15 मिनट बाद 9:25 पर नंबर 1 ग्रुप के पहले 3 विमानों ने उड़ान भरी, जिनमें गिब्सन का लैंकेस्टर, जिसे जी फॉर जॉर्ज कहा जाता था, शामिल था। दूसरा विमान एम फॉर मदर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हॉपगुड का था। तीसरा विमान पी फॉर पॉप्सी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मिकी मार्टिन का था। थोड़ी देर बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट यंग, माल्टबी, अस्टेले, मोज नाइट और शैनन के कुल 6 लैंकेस्टर विमानों ने भी उड़ान भरी। मिशन शुरू हुआ। अचानक स्कैम्पटन एयरबेस पर तूफान आ गया। पूर्ण शांति। इनमें से कितने बहादुर जवान सुरक्षित लौट पाएंगे? आखिर क्या वे जर्मन बांधों तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे? ये जवान चाहे कितनी भी बहादुरी दिखाएं, भाग्य के आगे कौन टिक सकता है? स्कैम्पटन से कई मील दक्षिण में ग्रांथम स्थित बॉम्बर कमांड के युद्ध कक्ष में पर्सी आर्थर हैरिस, डॉक्टर बर्न्स वॉलिस और राल्फ कोकरन बेचैनी से टहल रहे थे और मोर्स कोड में लिखे पहले सब सुरक्षित संदेश का इंतजार कर रहे थे। घड़ी में 10:35 हो रहे थे, इसलिए कोकरन ने अंदाजा लगाया वे डच तट पर पहुंच गए होंगे। जैसे ही हिटलर द्वारा जीता हुआ नीदरलैंड का तट निकट आया, गिब्सन के दोनों ओर हॉपगुड और मार्टिन ने अपने लैंकेस्टर को क्रमशः बाएं और दाएं मोड़ दिया और फिर दक्षिणी एंट्री गेट में प्रवेश किया। दूरी इसलिए बढ़ा दी गई थी ताकि एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस जर्मन अंधेरे में शोर के स्रोत को केंद्रित नहीं देख पाएं और उस पर निशाना न साध सकें। चांद चमक रहा था, लेकिन विमान काले आकाश की पृष्ठभूमि में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वो अब ऊंचे स्तर पर उड़ रहे थे। नीदरलैंड के तट पहुंच गए थे। अगले ही पल धुएं का एक पटाखा आसमान में फट गया। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स गरजने लगी, लेकिन उनके गोले विमानों से कहीं ज्यादा दूर फटे। तोपों की लाइन को पार करने के बाद विमान फिर से बहुत नीचे उतर आए। नीदरलैंड के आइंडहोवन शहर को बिना किसी नुकसान के पार कर गए और जर्मनी के रुह्र क्षेत्र की ओर बढ़ गए। यहां हर जगह काली एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थीं, इसलिए हर लैंकेस्टर दिशा बदलता रहा और चाले चलता रहा। समूह 1 के सभी समूह उसी प्रकार लुका छिपी खेलते पीछे पीछे चल रहे थे। विमान जो अपनी दिशा बदल रहे थे, अंततः जर्मन सीमा पार कर मोहेने बांध की ओर बढ़े। यदि पहले हमले में बांध टूट जाता तो उन लोगों को जो बमबारी में भाग नहीं लेना था, उन्हें अपनी योजना बदलकर एडर बांध पर हमला करना पड़ता। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो मकास्थी का दूसरा समूह, जो 151 मील उत्तर की ओर लंबी यात्रा के बाद आ रहा था, कहां था? ये 5 लैंकेस्टर विमान लंबी दूरी के फलस्वरूप जल्दी निकल गए थे और उन पर बमबारी की गई थी। इसलिए गिब्सन का स्क्वाड्रन नीदरलैंड में प्रवेश कर गया था, ठीक उसी समय जब वे उत्तर में थोड़ा दूर संक्रेन डच आइलैंड विलियरलैंड पर पहुंचे।
द्वीप पर पहुंचते ही समुद्र के ऊपर बहुत नीचे उड़ रहे विमान ऊंचे उड़ गए, लेकिन जर्मन तोप के गोले फिर भी उनसे टकराकर उछल गए। न्यूजीलैंड के लेस मांटो सवार सबसे आगे थे। उन्होंने द्वीप पहले पार किया। इससे पहले कि वो सुरक्षित दूरी तक पहुंच पाते, उनका लैंकेस्टर अचानक हिल गया। विमान का वायरलेस ऑपरेटर कॉकपिट में गया और मोंटो से चिल्लाया, इन बदमाशों ने रेडियो तोड़ दिया है, अब क्या? कोई बात नहीं, लेस मोंटो ने कहा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि रेडियो संपर्क के बिना सौरपे बांध पर हमला करना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने लैंकेस्टर विमानों को ब्रिटेन की ओर मोड़ दिया। मिशन पर अब 18 लैंकेस्टर विमान बचे थे। 17 भी नहीं हुए। जो मकार्थी के ग्रुप नंबर 2 के 2 और विमान जमीनी गोलाबारी की चपेट में आ गए और एक जोरदार विस्फोट के साथ फट गए। सभी पायलट मारे गए। तबाही इतनी अचानक थी कि मकार्थी को याद ही नहीं रहा कि क्या हुआ था। उत्तरी ग्रुप में वह अकेला बचा था। अब उसे सौरपे बांध पर हमला करना था। अब मिशन पर कुल 15 लैंकेस्टर विमान बचे थे। गिब्सन, हॉपगुड और मार्टिन, जो मोहने के बांध की ओर अपनी तेज उड़ान जारी रखे हुए थे, दुश्मन की रडार तरंगों से बचने के लिए मात्र 40 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। पीछे चल रहे रेस के 6 लैंकेस्टर भी उसी ऊंचाई पर थे। एक और खतरा था, जर्मन एंटी एयरक्राफ्टों की गोलाबारी। गिब्सन की टीम का एक विमान दुर्भाग्यशाली रहा। सर्च लाइट के रीड्स के बीच में आने के बाद उसके पायलट ने अचानक मोड़ लिया, जिससे विमान पर से नियंत्रण खो दिया और लैंकेस्टर बुरी तरह पलट गया और नीचे खेत में गिर पड़ा। पेट्रोल में तुरंत आग लग गई, फिर बम फट गया। लैंकेस्टर के पंख उड़ गए। अब सुरक्षित विमान 14। क्या ये स्कोर और गिरेगा? कौन जाने। चांदनी के साथ झील। हाँ, हम आखिरकार अपने मंजिल पर पहुंच ही गए थे। झील का शांत और समतल पानी आकाशीय चांद का प्रतिबिंब दर्पण की तरह प्रतिबिंबित कर रहा था और दूसरे छोर पर मोहने बांध दिखाई दिया। विंग कमांडर गे गिब्सन के सह पायलट ने कहा, हम बड़े बांध को तोड़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि गिब्सन जवाब दे पाते, बांध के टावरों पर लगी एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने गोलीबारी शुरू कर दी। अपना ख्याल रखना दोस्तों, गिब्सन ने रेडियो पर कहा। यह पहला संदेश था जो गिब्सन ने दूसरे विमानों को भेजा था, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान अपनी उपस्थिति गुप्त रखने के लिए उन सभी ने रेडियो साइलेंस बनाए रखा था। आक्रमण का समय आ गया है। मैं पहले आक्रमण करता हूं। हेलो एम यानी मदर, अगर मेरा विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो तुरंत स्क्वाड्रन की कमान संभाल लेना। यह संदेश कॉमरेड हॉपगुड के लिए था और इसमें जो आदेश था वो बाकी सबके लिए था। सभी ने हाँ में जवाब दिया। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं, हॉपगुड ने विंग कमांडर से कहा। गिब्सन ने लैंकेस्टर का अगला हिस्सा मोड़ दिया। उसने उतरने के लिए अपनी गति धीमी कर दी। उथले पानी में पहुंचने के बाद उसने अपनी गति बढ़ा दी। मोहने बांध अभी भी लगभग 4 किलोमीटर दूर था। जल्दी बोलो, गिब्सन ने फ्लाइट इंजीनियर से जवाब मांगा। 340, 360, अब 380। ऊंचाई तय करो। गिब्सन ने तुरंत एक और जरूरी आदेश दिया। गोलीबारी शुरू करो तोपचियों, मीनार का निशाना सही लगाओ। स्पॉटलाइट की 2 फेरियन किरणें सतह की ओर उठी, जिससे प्रकाश के 2 वृत्त बन गए। नीचे नीचे नीचे, अपनी ऊंचाई कम करो। स्पॉटलाइट पर्यवेक्षक फ्लाइंग ऑफिसर तेरेम ने गिब्सन से कहा। विमान थोड़ा नीचे उतरा। जलाशय की सतह पर अंग्रेजी के 8 का आकार बन गया तो तेरेम चिल्लाया, 60 फीट, बस, ऊंचाई बिल्कुल सही है। स्पॉटलाइट जर्मन तोपखाने के लिए भी गाइडिंग स्टार बन गए। एंटी एयरक्राफ्ट तोपों की नाले जी की ओर मुड़ गई। तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। गिब्सन कौन सा गोला दागेगा? अब टेढ़े मेढ़े रास्ते से खेलने का तो सवाल ही क्या था। बर्न्स वॉलेस समीकरण के अनुसार रास्ता निकाल लेने के बाद पासा पलटने का कोई सवाल नहीं था। ऊपर नीचे फटते गोलों के झुंड के बीच लैंकेस्टर ने अपनी गति, स्तर और दिशा एक ही बनाए रखी। वो डटकर बांध की ओर दौड़ा। सीधे मीनार के पास पहुंचो, जल्दी करो। निर्देशक तेरेम ने आंख के समानांतर प्लाईवुड की एक पट्टी का त्रिकोण बनाया, जो त्रिकोणमितीय सूत्रों पर आधारित था। जैसे ही जहाज के सामने वाले टावर का त्रिकोण की खड़ी कील से मिल गया, उसने बटन दबा दिया। इलेक्ट्रिक मोटर जहाज के नीचे रखे बम को 500 चक्कर प्रति मिनट की गति से घुमा रही थी। जैसे ही उसने बटन दबाया, बम को पकड़े हुए बाईं और दाईं प्लेटें अपने आप हिल गईं और घूमता हुआ बम उसी हालत में पानी की सतह पर गिर पड़ा। लैंकेस्टर अब सीधे दोनों टावरों के बीच की खुली सड़क पर बढ़ रहा था। जी फॉर जॉर्ज के गुन्नर्स ने टावरों पर भारी गोलाबारी की। विमान सुरक्षित तटबंध के पार चला गया और बम, गणितज्ञ डॉक्टर बर्न्स वॉलेस का समीकरण क्या कभी गलत हो सकता है? 5 फीट लंबा, 4 फीट व्यास और 5 टन वजन का एक बम 500 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमता हुआ पानी की सतह से ऐसे उछला मानो अभी अभी जमीन पर गिरा हो। उसने एक लंबी छलांग लगाई, फिर जमीन पर गिरा और फिर उछला। दूसरी छलांग ने पहले टॉर्पीडो नेट को पार किया। अगली छलांग ने दूसरे टॉर्पीडो नेट को पार किया और फिर उछलकर बांध की दीवार के ऊपरी हिस्से से टकराया।
बैंक स्पिनिंग अभी भी जारी थी। ये विपरीत दिशा में थी, इसलिए बांध की बाधा पार करने के बाद भी बम के घूमने से यह दीवार के साथ चिपक गया। इस स्थिति में यह नीचे की ओर खिसक गया क्योंकि ये और आगे नहीं जा सकता था। डॉक्टर बर्न्स वॉलेस ने उसमें पानी का दबाव मापने वाला एक प्रेशर गेज लगाया था। मापा गया दबाव ठीक वैसा ही था जैसा कि 30 फीट नीचे पानी में था और तुरंत एक विस्फोट हुआ। विस्फोट नहीं बल्कि एक भूकंप। पूरा मोहने झील फट पड़ी। ऐसा लगा मानो झील की भूगर्भिक परत किसी फूटते झरने की तरह ऊपर उठ गई हो और हजारों लाखों टन पानी की बजाय पानी की एक विशाल धारा 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ गई। आखिरकार बम तो RDX था, कोई साधारण बारूद नहीं, इसलिए उसके विस्फोट ने झील के बाकी हिस्से को विपरीत दिशा में धकेल दिया और थोड़ी देर बाद वो पानी का ढेर वापस बांध की ओर बह आया। मोहने को भारी नुकसान पहुंचा, फिर भी वो नहीं टूटा। हेलो एम यानी मदर, आपकी बारी। गिब्सन ने वायरलेस संदेश भेजा। हम तैयार हैं, हॉपगुड ने कहा। अब तक उसका लैंकेस्टर दूसरे विमानों के साथ दूरी बनाए रखते हुए चक्कर लगा रहा था। अगले चक्कर में वो झील की ओर मुड़ा, नीचे झुका, गति बढ़ाई, पानी पर 2 स्पॉटलाइट डालें और रोशनी ने उसकी स्थिति उसी क्षण प्रकट कर दी जब जर्मन मशीन गनों ने गोलीबारी शुरू कर दी। एक गोली M4 मदर के बाएं ईंधन टैंक में जा लगी। विमान थोड़ा सा उसकी ओर झुका। पायलट जो त्रिकोणमिति से बांध के बुर्ज की दिशा माप रहा था, भ्रमित हो गया। पहले टैंक से धुएं का एक गुब्बार उठा। लगभग 1 सेकंड बाद आग की एक लंबी किरणें आकाश में लालिमा लिए फैल गईं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हॉपगुड अपने रास्ते पर डटे रहे, लेकिन बम गिराने का मौका चूक गए और विमान अभी भी 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। पायलट की मौत हो गई। बांध पार करने के बाद बम छोड़ते ही लैंकेस्टर मुड़ने लगा। परिणाम स्वरूप घूमता हुआ विस्फोटक बेलनाकार बम मोहनीय झील में गिरने के बजाय तिरछा होकर रूहर नदी में जा गिरा। ये एक बिजली घर से टकराया, जहां इसका दबाव मापी सक्रिय हो गया और बिजली घर नष्ट हो गया। झील का चक्कर लगाते हुए विंग कमांडर गिब्सन की नजर हॉपगुड के M4 मदर पर टिकी थी। उत्साह का कोई अंत नहीं था। उनके मन में थोड़ी निराशा भी फैल रही थी, क्योंकि हॉपगुड के विमान में आग की लपटें बढ़ती जा रही थीं। हॉपगुड ने पैराशूट से कूदने के इरादे से विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की। पैराशूट हमेशा एक निश्चित समय के बाद खुलता है, इसलिए अगर विमान नीचे हो तो यह काम नहीं करता। अफसोस, ऊंचाई हासिल करने से पहले ही ईंधन टैंक फट गया। हॉपगुड समेत लैंकेस्टर के सभी 7 पायलट मारे गए। आती हुई आग के गोले ने रात के आसमान को लाल कर दिया। कैसा दुर्भाग्य! डैम बस्टर्स के पहले 2 हमले पूरी तरह से बेकार रहे, जबकि डैम अभी भी मजबूत था। क्या करें? ये मानकर वापस लौट जाएं कि डॉक्टर वॉलेस ने बम को जरूरत से कम विस्फोटक बना दिया है। अगर विस्फोटक क्षमता पर्याप्त थी, तब भी इस बेहद जोखिम भरे उद्यम को छोड़ दें, ये सोचकर कि इतने सारे पायलटों के इस तरह के साहसिक कार्य में जल जाने के बाद और जवानों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। नहीं, विंग कमांडर गे गिब्सन पीछे हटने में विश्वास नहीं रखते थे। हेलो पी यानी पॉप्सी, क्या आप तैयार हैं? उसने वायरलेस संदेश भेजा। बिल्कुल तैयार है, मार्टिन ने उत्तर दिया। मैं दुश्मन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, निश्चिंत रहो, गिब्सन ने वायरलेस पर फिर कहा। वाह कैप्टन, एक सच्चा नेता जो अपनी टीम के सदस्यों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, इसे ही लीडरशिप कहते हैं। गिब्सन ने बांध के समानांतर उड़ान भरने के लिए एक मोड़ लिया, दाएं टावर से शुरू करके बाएं टावर की ओर थोड़ा ऊंचे स्तर पर उड़ान भरी। जर्मन तोपचियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने पंख के दोनों सिरों पर लगी लाइटें बीच बीच में चमका दी। गिब्सन के जी फॉर जॉर्ज के तुरंत बाद जर्मन तोपों की बौछार शुरू हो गई। इस बीच पी फॉर पॉप्सी के नियंत्रण संभाल रहे मिकी मार्टिन आक्रमण के लिए पूरी गति से झील की ओर आए। बिल्कुल मोहनीय की तरह। बांध भी मजबूत था, फिर भी झटके पैदा करने वाले विस्फोट के बाद बाई ओर मुड़ते मार्टिन ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, गया, बांध गया, देखो देखो। गिब्सन के आदेश पर शैनन नाम के एक पायलट ने आक्रमण किया। वह इसके लिए एक बेड़ा बनाने की योजना बना रहा था, लेकिन मार्टिन का वायरलेस संदेश सुनते ही वह जितनी तेजी से हो सका गोता लगाने लगा। चांदनी में गिब्सन ने जो दृश्य देखा वह उसके चिंतित मन के लिए सचमुच आनंददायक था। मोहनिया के बीचों बीच लगभग 100 फीट चौड़ी और 100 फीट गहरी एक दरार थी। जलाशय का सफेद झागदार पानी बांध को और भी ज्यादा तोड़कर रूहर नदी में गिर रहा था। जलाशय के अनुपात में नदी का जलस्तर बहुत कम था। दूसरी ओर 135 मिलियन टन पानी धारण करने वाले जलाशय का प्राकृतिक दबाव इतना ज्यादा था कि झरना 200 फीट दूर तक गिर रहा था।
मानो वह कायर ब्रिगेड का कोई विशाल पाइप हो। पिचकारी कितनी लंबी थी, ओ क्या अद्भुत दृश्य था। पलक झपकते ही रूहर नदी सांप की बजाय अजगर बन गई थी। गिब्सन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वायरलेस से एयर मार्शल आर्थर हैरिस को संदेश भेजा, सफल। ब्रिटेन के ग्रेनहिम स्थित युद्ध कक्ष में हैरिस, कोक्रेन और वॉलेस उस पल के उत्साह और रोमांच को महसूस करते हुए गले मिले। डैम बस्टर्स का मुख्य अभियान आखिरकार सफल हो गया था, इसलिए रूहर क्षेत्र का विनाश निश्चित था। गिब्सन ने अपने साथियों को एक और संदेश भेजा। निर्देश थे, मार्टिन और मॉल्टबी को ब्रिटेन वापस अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। यंग, रोनन, नाइट और मॉडल गिब्सन के साथ एडर डैम की ओर जाने वाले 4 व्यक्ति थे। नाइट, मॉडल और शैनन अभी भी अपने बमों से लैस थे। नाइट ने अपना बम पहले ही गिरा दिया था, लेकिन अगर गिब्सन का लैंकास्टर नष्ट हो जाता तो यंगतरा को शेष दल का नेतृत्व संभालना था। एडर को ढूंढना एक चुनौती थी, क्योंकि पहाड़ों के बीच की खाइयों में झावों के ढेर लगे हुए थे। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वह मिल ही गया। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई विमान रोधी तोपें नहीं थीं। हिटलर के जर्मन अफसरों को यकीन रहा होगा कि पहाड़ों से घिरे एडर बांध पर हमला करने वाले बमवर्षक संकरी घाटी में नहीं घुस पाएंगे। हालांकि डेव शैनन ने गिब्सन के आदेश का पालन किया और गोता लगाया। वे समय पर बम नहीं छोड़ पाए और गोता लगाते समय उनकी सांस फूल गई। आगे के पहाड़ को पार करने के लिए उन्हें लैंकास्टर को आकाश की ओर लगभग 90 डिग्री के कोण पर मोड़ना पड़ा। उन्होंने इस तरह 5 प्रयास किए और 5 असफल रहे। नमस्ते ज़ैद यानी ज़ेब्रा। गिब्सन ने आखिरकार हेनरी मॉडली को संबोधित करते हुए कहा, आप काम पूरा करें। मॉफिट के लैंकास्टर ने गोता लगाया, लेकिन बदकिस्मती से वह भी असफल रहा। मॉडली का विमान उतरते समय 60 फीट का स्तर तय करने से पहले ही एकर बांध से गुजर गया। जब दूसरा प्रयास भी विफल रहा तो गिब्सन ने सोचा कि बेहतर होगा कि वह अपना बम बचाकर रखे। मॉल ने तीसरी बार चक्कर लगाया और एकर में प्रवेश किया। उसने स्पॉटलाइट जलाई। उसने ऊंचाई ठीक 60 फीट मापी। हालांकि गोता लगाने के कारण जेड कॉर ज़ेब्रा की गति 380 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी, इसलिए बैंक स्पिनर झील की बजाय एडर बांध पर गिरा। उसका अति विस्फोटक आरडीएक्स उल्कापिंड की तरह फटा। हेनरी मॉडली का लैंकास्टर अभी एडर पार नहीं कर पाया था, इसलिए विस्फोट हवा में फैल गया। विशाल लहरें विमान के लिए असहनीय हो गईं। जैसे ही ऊंचा उड़ता विमान अंततः अंधेरे में गायब हो गया तो गिब्सन ने पूछा, जेड का मतलब ज़ेब्रा, क्या आप सुरक्षित हैं? हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मॉडली का बेहद धीमा जवाब आया। आखिरी जवाब। उसके बाद लैंकास्टर का कोई और संदेश या सुराग नहीं मिला। हेनरी मॉडली और उसके साथी कभी घर वापस नहीं लौटे। एडर को तोड़ने के लिए बस 2 ही व्यक्ति बचे थे, जो मोहनिया से थोड़ा बड़ा था और जिसमें 135 मिलियन टन की बजाय 210 मिलियन टन पानी था। डेव मैनन और बफेलो नाइट, जिनके पास एक ही बम था। डेव शैनन ने पहले गोता लगाया। उसने बड़ी दक्षता से बैंक स्पिनर छोड़ा। टक्कर उम्मीद के मुताबिक हुई और पूरी घाटी ऊपर नीचे फैलती लहरों की गर्जना से भर गई। झील में हलचल मच गई, लेकिन बांध पर कोई असर नहीं पड़ा। गिब्सन को एहसास हुआ कि किस्मत की कितनी बड़ी परीक्षा हो रही है, सिर्फ एक बम से इतने सारे तोस्तान बांधों को तोड़ना। ऑस्ट्रेलियाई पायलट लैंस नाइट का लैंकास्टर इस आखिरी बम से लैस घाटी में कूद पड़ा। गोता लगाने का कोण इतना तीव्र था कि गिब्सन चौंक गए। यात्रा में बहुत सारा ईंधन खर्च करने के बाद भी बम वर्षक अभी भी बहुत भारी था। गिब्सन को डर था कि नाइट गोता लगाकर बम वर्षक से टकरा सकते हैं और उसे वापस नहीं ला पाएंगे। सौभाग्य से घाटी की सघन हवा ने लांस नाइट की मदद की। स्पॉटलाइट छोड़े गए, बम छोड़े गए और फिर हवा चली। क्योंकि जल स्तर लगभग बांध के स्तर पर था, इसलिए उसका विशाल गुब्बार बांध के ऊपर से बहकर नदी में जा गिरा। गिब्सन, नाइट, शैनन और यंग ने एक साथ 2 प्रकाश के गुब्बार देखे। एक सैन्य काफिला बांध पर चल रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। फिर उन्होंने पानी का एक गुब्बार देखा। बीच में लगी पीली बत्ती हल्के भूरे रंग में बदल गई। थोड़ी देर बाद बत्ती गायब हो गई। झटका खाकर मोटर कई फीट नीचे एडर नदी में गिर पड़ी। अरे आश्चर्य! जलाशय की दीवार ढह गई। एक छोटा सा गैप था, लेकिन झील के तेज बहाव ने उसे काफी बड़ा कर दिया। गिब्सन ने राहत की सांस ली। नाइट का पूरा शरीर रोमांच से भर गया। जलाशय का पानी लगभग 30 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से नदी में गिर रहा था। चिनाई और भी ज्यादा ढह रही थी। वापसी की यात्रा शुरू करो, यहां और रुकने का खतरा है। गिब्सन ने संदेश भेजा। सीधे आगे बढ़ो स्कैम्पटन, जितना हो सके उतना नीचे उड़ो। विमान उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ गए।
कुछ ही मिनटें बीते थे कि जर्मन आकाश में ट्रेसर गोलियों की पीली धारियां दिखाई देने लगीं। विमानों के शोर के आधार पर जर्मन विमान रोधी तोपें अंधाधुंध गोलीबारी कर रही थीं। जर्मनी नीदरलैंड सीमा पर जर्मन विमान रोधी तोपों की एक श्रृंखला सक्रिय थी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में 12,000 फीट की ऊंचाई तक नाकाबंदी कर दी गई हो। डच तट क्रॉस करने के बाद गिब्सन ने अपने साथियों से पूछा, सभी विमानों को बुलाया जा रहा है, क्या आप सुरक्षित हैं? सबको जवाब मिल गया, लेकिन डिंगी यंग को नहीं। जर्मनों ने उनके लैंकास्टर को मार गिराया। विमान इंग्लिश चैनल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन डिंगी यंग बच गए। गिब्सन के नंबर 1 ग्रुप के 9 विमानों में से 3 हॉपगुड, एस्टेली और मॉडले नष्ट हो गए, यानी 21 डैम बस्टर्स मारे गए। बचे हुए पायलट लीडरों में मार्टिन और मॉल्ट भी मोहनियों पर हमले के तुरंत बाद ब्रिटेन के लिए रवाना हो चुके थे। गिब्सन के समूह में वह शैनन और नाइट पूरी तरह सुरक्षित रहे। तीसरे बांध 100 रुपए का क्या हुआ? क्या वेसर नदी पर बना बांध टूट गया? ग्रुप नंबर 2 के 5 विमानों ने उस पर हमला किया, लेकिन अंत में सिर्फ फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो मैकार्थी ही बचे। ग्रुप के 4 लैंकास्टर विमान गंवाने के बाद भी वे 100 रुपए की ओर बढ़ते रहे। अंधेरी रात में दुश्मन की हवा में अकेले इतनी दूर उड़ना एक ऐसे बहादुर इंसान का काम था जिसके हौसले बुलंद थे। निडरता का गुण जरूर उनकी रगों में रहा होगा। बेशक मैकार्थी ने ग्रुप नंबर 3 यानी रिजर्व फोर्स के कमांडर जो ब्राउन को मदद का संदेश पहले ही भेज दिया था, लेकिन इस बीच उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला कर लिया था। मैकार्थी किस्मत वाले थे कि यहां भी कोई विमान रोधी गोलाबारी नहीं हुई। एडर की तरह जर्मनों ने भी शायद सोचा होगा कि पहाड़ों से घिरा यह बांध प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। वहां सिर्फ मशीन गनों वाला एक छोटा सा गार्ड मौजूद था। मैकार्थी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और 2 ट्रायल रन किए। पामसन ने अपना लैंकास्टर तीसरी बार 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया। उसने होमिंग बम छोड़ा। पहले एक जोरदार धमाका और फिर बांध में 153 फीट व्यास का एक छेद। 100 रुपए एक झटके में उड़ गया। 100 रुपए जलाशय से बहते पानी ने इस छेद को और भी चौड़ा करने का काम किया। बाकियों की तरह मैकार्थी के पास भी सिर्फ एक बम था और उसने ब्रिटेन की अपनी यात्रा शुरू कर दी। 5 रिजर्व लैंकास्टर, यानी जिनमें जो ब्राउन का एफ और फ्रेडी भी शामिल था, थोड़ी देर बाद 100 रुपए पहुंचे। इस बीच कोहरा घना हो गया था और बांध उसे दिखाई नहीं दे रहा था। गुस्से से भरकर जो ब्राउन ने आसपास के जर्मन सैन्य ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। उनमें से एक लैंकास्टर ओ फॉर ऑरेंज था जिसने एनेप को तबाह कर दिया। एक और लैंकास्टर सी फॉर चार्ली लिस्टर के लिए उड़ान भरी, लेकिन वह गायब हो गया। वह भोर तक वापस नहीं लौटा। जो ब्राउन का लैंकास्टर एस फॉर शुगर भी जर्मनों द्वारा नष्ट कर दिया गया। इस नुकसान का अंतिम आंकड़ा स्क्वाड्रन संख्या 617 के कुल 133 पायलटों में से 3 मारे गए। 9 लैंकास्टर नष्ट हो गए और 4 को कबाड़ में डाल दिया गया। द डैम बस्टर्स का साहसिक कार्य काफी हद तक सफल रहा, लेकिन इसकी कीमत 54 देशभक्त युवाओं को चुकानी पड़ी। 3 जलाशयों से लगभग 33 करोड़ टन पानी ने रूहर क्षेत्र के हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जलमग्न कर दिया। सभी कोयला खदानें जलमग्न हो गईं। 8 पुल टूट गए, रेल लाइनें बह गईं। जर्मनी वायुसेना का फ्रिजलर एयरबेस जलमग्न हो गया। घोड़ापुर की 4 स्टील फैक्ट्रियां जलमग्न हो गईं। एक बम फैक्ट्री नष्ट हो गई और बिजली घर बंद हो गया, जिससे पूरे रूहर क्षेत्र में हथियारों का उत्पादन महीनों तक ठप रहा। हताहतों की बात करें तो 5 डैम बस्टर्स के हमले में 1295 जर्मन मारे गए। विश्व युद्ध का रुख ब्रिटेन के पक्ष में झुक गया। हथियारों की कमी के कारण हिटलर अपने सहयोगी इटली की मदद नहीं कर सका, इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका ने उस देश पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने अपने कब्जे वाले देशों में हथियारों का उत्पादन तेज तो कर दिया, लेकिन रूहर क्षेत्र की रक्षा के लिए उसे सीमा से अनगिनत सैनिक लाने पड़े, जिससे उसके सीमावर्ती मोर्चे कमजोर हो गए। हिटलर को द डैम बस्टर्स का साहसिक कार्य बहुत कठिन लगा। गिब्सन के हवाई सैनिकों का योगदान अमूल्य था, क्योंकि इसने युद्ध का रुख पूरी तरह बदल दिया।